नया IBN 7 हौसला है। नेपाल तबाही के जलजले के नीचे दब गया। वहां से आने वाली तस्वीरें मानो कलेजे को चीर देती हैं। चंद लोगों की मौत से शुरू हुआ ये सफर 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, अब 3000 को भी पार कर गया है। किसी को नहीं मालूम कि ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा। जिसे अपनों की खबर मिल गई उनके लिए तो राहत की खबर है, लेकिन जिनके अपने नहीं मिले हैं उनके लिए अंदेशों का हर पल। किस तरह नेपाल बन गया मरघट, दर्द और अंदेशों का देश। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। किसी निर्मम शख्स को पत्थर दिल कहने का चलन पुराना है, लेकिन पत्थर नहीं पहाड़ ही जब जार जार रोने लगे तो इंसानों पर आई विपदा को महसूस किया जा सकता है। इन दिनों नेपाल नहीं रो रहा, पहाड़ रो रहा है। आसमान को गर्व से छूने वाला एवरेस्ट रो रहा है, उस पर फतेह पाने वाला इंसान रो रहा है। रोने की वजह भी है। प्रकृति ने जिस जगह को खास वक्त में सजाया, संवारा और बसाया, जिसे स्वर्ग की मूरत दी, वहीं आज नर्क जैसा मंजर है। हर तरफ मलबे का ढेर और उस मलबे से लाशों को तलाशने की कोशिश। जिंदगी की तो उम्मीद शायद ही किसी को हो। दुनिया भर के सैलानी जो भी वहां पहुंचे, उन्होंने तबाही को भोगा, तबाही में बहुत कुछ गंवाया और दुनिया को दिखाने के लिए तबाही की तस्वीरें कैद की। ऐसे ही एक शख्स हैं राजकोट के हर्षद भाई, जो परिवार के साथ गए तो थे बेहतर वक्त बिताने, लेकिन लौटे हैं तो हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। मौत को मात देने वाले इन खुशकिस्मत को लगता है मानो मौत ने उन पर रहम कर दिया। इनके मोबाइल फोन के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, जरा उसे फिर से देखिए। लोग जो होटल में रुके थे वो
होटल में कोई जाने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वही होटल पूरा क्रैश हो गया था ऊपर, और दूसरा मंजिला गिरने वाला था। फिर भी हम लोग 1:30 बजे का करीबन 12:05 पे एक भूकंप आया। उसके बाद 1:30 बजे तक हम उधर खड़े रहे कि क्यों थोड़ा कम हो जाए। तो हम लोग आईडी प्रूफ निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग अभी इंडिया वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन इसीलिए हम लोग होटल में मेहनत करके हिम्मत करके गया। सुना आपने, मौत का खौफ नहीं था, ये तो खुद को मरा हुआ मान चुके थे। बस इन्हें फिक्र इस बात की थी कि इनकी सही पहचान हो जाए और इनके शव को अपने वतन की मिट्टी नसीब हो। लेकिन ये खुशकिस्मत निकले। हर्षद भाई जैसे कई और की भी किस्मत ने उनका बखूबी साथ दिया। नेपाल से अहमदाबाद लौट चुके इस परिवार को देखिए, एयरपोर्ट से बाहर कदम पड़े भी नहीं थे कि अपनों को देखकर आंखें छलक पड़ी। ऐसे गले मिले मानो दूसरी जिंदगी मिली हो। और हमको तो ऐसा लगा अब हम घर पे पहुंच ही नहीं सकेंगे, ऐसा हो गया था। सारा हिल रहा था और रास्ते भी इतने बड़े बड़े पत्थर थे। आंसू की जुबानी ही यहां सब कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि शब्द मानो गुम हो चुके हैं। अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। नेपाल में आए भूकंप में किसी पर दुखों का पहाड़ टूटा, किसी ने अपना सब कुछ गंवा दिया, किसी ने अपने सगे संबंधियों को गंवा दिया, तो कोई बचकर लौट आया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका दिन रात अंदेशों में कट रहा है। हैदराबाद के इस परिवार की यही हालत है। पहाड़ पर चढ़ने की धुन लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी नीलिमा नेपाल पहुंची। रास्ते से कई बार बातें हुई, विमान से उसने फोटो भी भेजा, लेकिन अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। बस उसकी यादें हैं, चंद तस्वीरें हैं और आखिरी बातचीत के वो शब्द जो अब भी कान में गूंज रहे हैं। 22 तारीख वेडनेसडे को जो है उन्होंने उनका मम्मी से बात करी, तो बोली कि मैं 4600 मीटर्स ऊंचा पे हूँ सी लेवल से, वहाँ से सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए मैं इमरजेंसी नंबर दे रहा हूँ बोल के दे दी। मगर उसके बाद भूकंप के बाद वो काम नहीं कर रहा है। इस परिवार के लिए तसल्ली की बात यही है कि भारत सरकार ने इन्हें बेटी के सुरक्षित जगह पर होने का भरोसा दिया है। भारत सरकार केवल नेपाल में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए ही चिंतित नहीं, भारत सरकार इस मौके पर अपने पड़ोसी के हर दर्द को साझा कर रही है। संसद के दोनों सदनों में नेपाल के हालात पर न केवल चिंता जताई गई, बल्कि पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी गई। भारत सरकार ने सेना, एनडीआरएफ के अलावा हर तरह की मदद दी है। ग्राउंड जीरो से IBN 7 की टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ों से निकलती होंगी नदियां, पहाड़ों से झरता होगा जीवन देने वाला पानी, पहाड़ों से आती होगी जीवनदायी आबो हवा, लेकिन इन दिनों पहाड़ों पर ही टूटा है दर्द का ये दरिया। दर्द का ये सूखा कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। पहाड़ पर इन दिनों पसरा है पहाड़ सा दर्द। नेपाल में आए जबरदस्त जलजले से निकली तबाही और दर्द पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नेपाल के शमशान घाटों की इन दिनों यही तस्वीर है, जमघट लगा हुआ है। अपनों को गंवाने का दर्द तो है ही, लेकिन पहले लाश पाने के लिए जद्दोजहद और अब अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। हर नजर को चिंता है कि लकड़ियां कहीं खत्म न हो जाएं। सबको इस बात का इंतजार है कि कब चिता की जगह खाली होगी ताकि उन्हें अपनों के अंतिम संस्कार का मौका मिल सकेगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालात होंगे वहां पर। यकीनन ये तस्वीरें झकझोर कर रख देने वाली हैं। और ये वो दर्द है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये वो तस्वीरें हैं जो शायद कभी जहन से निकलेंगी नहीं। हम बातचीत करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय एक बार करा देती हूँ, नीरज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। नीरज के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि नवीन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीनियर लेक्चरर हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ विमल सिंह जी हमारे साथ हैं, भविष्य वक्ता। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नीरज के पास सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी। इसके अलावा 3 परिवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि इस दर्द को महसूस करके वो आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनों के इंतजार में भी। नीरज, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, तमाम रिपोर्ट्स हम वहां से आपकी देख रहे हैं और यकीन मानिए
बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। आप लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा जब वो माइक किसी के आगे करना और फिर उसके बाद रोते बिलखते चेहरों को और उस आवाज को जब पहुंचाना होता है। यकीनन आपकी आंखें भी नम हो जाती होंगी। बिल्कुल नवजोत मैंने पूर्णिया की बाढ़ में मैं गया था। लेह के अंदर पहाड़ दरकने के बाद एक तबाही हुई थी, मैं वहां गया था। केदारनाथ में जो तूफान आया था मैं वहां गया था। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं यहाँ पर महज 24 घंटे बिताने के बाद कि नेपाल के अंदर जो कुदरत का कहर बरपा है शायद वैसी तबाही मैंने नहीं देखी। यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं कि 4000 के करीब मौत का आंकड़ा छूने को है, लेकिन मैं आज दिन भर में मैं ऐसी दर्जनों इमारतों के सामने से गुजरा हूं जहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है और उनके नीचे शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जो पतली संकरी गलियों में हैं जहां जेसीबी मशीन नहीं पहुंच सकती। कल पूरी रात बारिश होती रही जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्यों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई। इसलिए अभी वो जो मलबे में तब्दील हुई है इमारतें, उनके नीचे क्या दबा हुआ है ये बात अभी एक खौफनाक रहस्य के रूप में सामने आना बाकी है। हम दुआ करते हैं इस बात की कि उनमें इंसानी शव ना हो, लेकिन इस बात की आशंका जरूर बनी हुई है। जो राहत कार्य में लगे हुए कर्मचारी हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं वो बता रहे हैं। राहत कैंपों के अंदर लोगों की हालत जैसे वो आहत कैंपों में रह रहे हो, पानी नहीं है, शौच की व्यवस्था नहीं है, खाने का सामान नहीं है, बेहद बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ऐसी सूरत में जी नीरज, ये हालात तो आप बयां कर रहे हैं। आपने अपने अभी जिक्र किया राहत नहीं, आहत कैंप वहां पर लग रहे हैं, पानी नहीं, बुनियादी सुविधाएं वहां पर नहीं। सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, क्या जो राहत भेजी जा रही है, क्योंकि भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह हर मदद कर रहा है नेपाल को, क्या जो यहाँ से राहत सामग्री भेजी जा रही, क्या वहां पर लोगों को मिल रही है या नहीं? नहीं नवजोत, राहत सामग्री के भेजे जाने, उसकी मंशा और उसके मिलने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि दिक्कत जितनी बड़ी है, राहत क्या उतनी बड़ी पहुंच पा रही है? राहत उसके मुकाबले बहुत ज्यादा छोटी है। जो जिस तरह से अलग अलग इलाकों में दूर दराज इलाकों में जगह जगह बिखरे हुए कैंपों में लोग हैं, उन तक वो राहत पहुंच तो रही है, लेकिन जिस तादाद में लोग बर्बाद हुए हैं, लोग तबाह हुए हैं, उनके मुकाबले वो राहत कम है। यहाँ अब सरकार ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि हर शख्स तक, हर गली कूचे तक सरकार नहीं पहुंच सकती। लोग अपना ख्याल खुद रखें, कोशिश करें अपने आप को दोबारा जिंदगी पटरी पर लाने की। और इसके अलावा इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त 3 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों की जो बदहवासी की हालत है यहाँ पर नवजोत, लगातार सिर्फ शनिवार को तो भूचाल नहीं आया था, रविवार को फिर भूचाल आया, उसके बाद हल्के झटके लगातार महसूस करते हैं। और धरती, मुझे ये लगता है कि धरती कांपना भले ही बंद कर दे, लेकिन अगले कई दिनों तक लोगों के दिल कांपना बंद नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में वो राहत बहुत छोटी हो जाती है। जी नीरज, रहिए हमारे साथ। राहत पहुंच रही है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां तक पहुंचना काफी मुश्किल है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास लोग भी मौजूद हैं। हैदराबाद से मौजूद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीलिमा के पिता शौर्या। इसके अलावा भूकंप के बाद से, क्योंकि नीलिमा का कुछ अता पता नहीं है, हमारे साथ मुंबई से भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो नेपाल हादसे की चश्मदीद हैं, आशा। और अहमदाबाद से भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रथमेश भारद्वाज, जो कि भूकंप की तबाही के बीच से परिवार के साथ लौट कर आए हैं। इन सब का दर्द बहुत बड़ा है। मैं सबसे पहले शौर्या जी आप ही के पास आना चाहूंगी। कुछ खबर मिल पाई है आपको नीलिमा की? अभी तक कोई खबर ना मिला मैडम। पिछली बार बातचीत कब हुई थी? खबर ना मिला। बातचीत कब हुई थी? क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी आपको? हमारा बेटी 22 तारीख को उसका मम्मी से बात करी कि बोले कि उन्होंने सी लेवल से जो है 4600 मीटर का ऊंचाई में वहां से जो है शायद सिग्नल नहीं मिल पाएगा बोल के एक इमरजेंसी नंबर दिया था। हाँ। मगर जब से वो काम नहीं कर रहा, भूकंप जब से आया था जब से वो काम नहीं कर रहा मैडम। तो उसके बाद से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही कोई संपर्क हुआ और इमरजेंसी नंबर भी काम नहीं कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा, मगर वो जो लोग लेके गया था एजेंसी वाले, बैंगलोर वाले, वो लोग जो है हमको फोन करे मैडम, वो लोग जो है एवरेस्ट का नीचे दिग्जू बोल के एक गांव है, वहां पे फंसा हुआ बोल के बोला। फंसे हुए हैं या सही सलामत है, क्या खबर आई है? डिंगबोचे गांव जो है सेफ विलेज बोल के हर एक बोल रहा मैडम।
मगर हमको वहां से कोई खबर नहीं मिला, कोई संपर्क नहीं हुआ हमारा बेटी से। हर बार जब भी टेलीफोन की रिंग बजती होगी मन में यही बात होती होगी कि शायद सलामती की कोई खबर आ रही है। जियो जियो बिल्कुल, चलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप चाहें तो वो इमरजेंसी नंबर आप हमें दीजिए, IBN7 पूरी कोशिश करेगा क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये नंबर अपने प्रोड्यूसर को दूं और वो तुरंत से रिपोर्टर से संपर्क करें। अगर हम वहां से संपर्क कर पाएं और आपकी बेटी की कोई खबर हम आपको दिलवा पाएं, आप इमरजेंसी नंबर निकालिए। उसके मैं आपके पास वापस लौटती हूँ क्योंकि दो और खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं चश्मदीद आशा। आशा जी, जब आप वहां से निकली क्या देखा आपने, कितने लोग थे, क्या कुछ हो रहा था वहां पर? क्योंकि तबाही की जो तस्वीरें देख रहे हैं, यकीन मानिए स्टूडियो में बैठे हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम जब वहां से निकले घर आने के लिए, हम कल सुबह निकले थे वहां से घर आने के लिए। तो जब निकले हम 4 जन एक टैक्सी करके निकले और एयरपोर्ट की तरफ गए। रास्ते में हमने जो देखा सब खंडर दिखा बहुत सारा, और बहुत सारे लोग कैंप में थे और वो कैंप के नीचे बिना कपड़ों माने बिना वार्म क्लोथिंग या कुछ नहीं था उनको, ना बिछाने को ना ओढ़ने को। हमें कहीं उनको पानी नहीं दिखा, नहीं कहीं उनके पास खाना नहीं था। वो ऐसे खुले कैंप में पड़े थे। वहाँ काफी सर्दी है तो उनको ओढ़ने के लिए बिछाने के लिए बहुत जरूरत है। तो वो हमने देखा। और रास्ते में बिल्डिंग काफी गिरी हुई थी, सब टूटे हुए थे बहुत सारी बिल्डिंगें। तो ये सब हम नज़ारा देखा हमने और हमें लगा कि यहाँ तो बहुत बड़ा आया हुआ है। क्योंकि जब हम थे होटल में 2 दिन तो वहाँ ना टीवी था ना नेटवर्क था, कुछ भी नहीं था उधर। इसलिए हमें पता नहीं। अब हेल्पलाइन के लोग नंबर्स दे रहे हैं लेकिन हेल्पलाइन के नंबर्स हम देखें कहाँ से? ना फोन चल रहे हैं, ना नेटवर्क चल रहे हैं, ना मोबाइल चल रहे हैं, ना टीवी चल रहे हैं। तो नेटवर्क हमारे पास नंबर्स कहाँ से आए? हमारे घर के लोगों ने यहाँ से नंबर्स के यूज किए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स के, लेकिन हमारे पास वहाँ नहीं है। इसलिए ये सीख के लिए हम ये बोल रहे हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो इमरजेंसी नंबर्स हैं, वो वहाँ के जो लोग हैं फील्ड में जो पड़े हुए हैं उनको उनके पास जाना चाहिए, उनको हेल्प मिलनी चाहिए डायरेक्ट। उनके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत मुश्किल हालात हैं वहां पर। और आप जिस तरीके से बता रही, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है और ऐसे में वार्म क्लोथ्स लोगों के पास नहीं है। प्रज्ञेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका पूरा परिवार सुरक्षित है? वहां पर क्या हुआ था? प्रज्ञेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आ रही है जी। आपका पूरा परिवार सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है? सब जो 70% हम लोग 17 तारीख को ये नेपाल की टूर पे गए थे, स्वामीनारायण कुमकुम मंदिर और नव भारत ट्रैवल्स के नितिन भाई के साथ में। और वहाँ से सब हमारी टूर सब अच्छी चल रही थी। पोखरा से हम 25 तारीख को वापस लौट रहे थे काठमांडू। तो वहाँ से पोखरा से करीब 120 किलोमीटर दूर हम मनोकामना मंदिर है, वहाँ पे रोपवे केबल कार में बैठने के लिए सब लाइन में खड़े थे जी। और वो टाइम पे ये सब एकदम अर्थक्वेक चालू हो गया तो सब वहाँ आसपास सब बड़ी घाटियाँ है, पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में हम थे। तो सब डर के मार के बीच में एक ग्राउंड जैसा था, वहाँ पे हम सब खड़े हो गए। और ये लोगों ने वो टाइम पे तुरंत वो केबल कार बंद कर दी, पर जो ऊपर फंसे हुए थे जी। वहाँ से ऐसी खबर आई कि 40-50 लोग इंजर और ये डेथ हुई है जी जी। वहाँ जो हम सब थे उसमें सब बहुत परेशान और घबराहट हो गई कि क्या होगा, पर सब हरिभक्त और स्वामी भी हमारे साथ थे तो एक थोड़ी चिंता कम थी कि जो होगा सबका होगा और कुछ तो होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। और वैसे वो टाइम पर वो भूकंप भी बहुत बड़ा था और टाइम भी उसका बहुत बड़ा था और वहाँ पहाड़ से पत्थर भी गिर रहे थे तो घबराहट भी ज़्यादा थी। पर जैसे तैसे वो 1-2 घंटे निकाल के फिर हम काठमांडू के लिए रवाना हो गए। और रास्ते में हमने देखा कि जो वहाँ तो लोग पहाड़ पे बसते हुए सब रोड पे आ गए, उनका घरों की भी तबाही बहुत ज़्यादा थी और वो लोगों के पास कुछ था नहीं।
तो हम शाम को जब 7 बजे के करीब हम नेपाल में पहुंचे और हमारी एयरपोर्ट के सामने ही हमारी एयरपोर्ट होटल थी, वो तो डैमेज हो गई थी। जी जी जी। तो वहाँ हमारे पास ठहरने के लिए कुछ और प्लेसेस नहीं था, पर जैसे वो नितिन भाई ने मुश्किल दूसरी हालात जगह से बंदोबस्त जूझते किया। हुए प्रवनेश जी आप आए हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम चलेंगे विमल जी के पास भी, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल शौर्य जी से पूछना चाहूंगी। बेटी की खबर नहीं आई है, हर टेलीफोन कॉल पे यही होता है, उम्मीद ये जगती है कि शायद अभी फोन आ जाए। ये जो खबरें हालांकि सुन रहे, भगवान ना करे कि हम तो यही दुआ करेंगे कि आपकी बेटी सुरक्षित हो, सही सलामत, बहुत जल्दी उसका पता चले और आ जाए, लेकिन जब इस तरह की खबरें सुनते हैं तो मन में बेचैनी होती होगी। तो बराबर होता मैडम। बात यह है कि ये पूरा लोग जो है डिंगपोचे के गांव पे फंसा हुआ है। ये गांव तकरीबन जो है 200 किलोमीटर दूर से, नेपाल काठमांडू से जो भी राहत कार्यक्रम हो रहा, सप्लाई हो रहा, पूरा नेपाल काठमांडू के आसपास ही हो रहा। जो दूर दूर से फंसे, एवरेस्ट के पास फंसे लोगों को शायद कुछ भी नहीं मिल रहा बोल के उनको खबर है। मेहरबानी होंगे भारत सरकार और नेपाल सरकार जो है उन लोगों का भी जरा राहत कार्यक्रम दे दे, भोजन और पानी का सप्लाई करेगा तो बहुत अच्छा होंगे मैडम। बिल्कुल। और आपने वो इमरजेंसी नंबर क्या आपने निकाला? अगर आप चाहें तो हमें दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे, IBN7 पूरी कोशिश करेगा, हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे अगर वो संपर्क कर सके आपकी बेटी से। अच्छी बात है, लिख लीजिए मैडम। जी जी। नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है और सुन भी रहे हैं, आप नंबर लिखवाइए, मैं भी नोट करती हूँ, नीरज आप भी नोट कीजिएगा। जी अच्छी बात है मैडम। जी 009 जी 77 98 जी 10 14 जी 7502 जी 009779810147502 ये इमरजेंसी नंबर जो कि आपकी बेटी ने दिया था, और आपने बताया कि वो एक गांव में सुरक्षित है। इस तरह की खबरें आ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित हो। पूरी कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। स्टूडियो में बैठे हमारे संवाददाता मौजूद है। नीरज आपके पास भी ये नंबर आया होगा, अगर आपने नोट डाउन किया है हम आपको बताएंगे। आप जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं, आपने नोट किया, नीरज नोट कर रहे हैं लगातार वो नंबर, जिस इलाके की ये बात करें, नीरज कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं से ये मदद मिल पाए, इनको बेटी के बारे में जरा सा भी कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि उस इलाके में कोई राहत सामग्री कोई पहुंचा ही नहीं है। वहां पर काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर बता रहे हैं एरिया। नवजोत, मैं आपको एक सुनने में दिलचस्प लेकिन महसूस करने में दुखद बात बताता हूं कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हमारी जो ओबी वैन खड़ी हुई है, आज सुबह से उस ओबी वैन पर मैं कई बार आया और मेरे पास दर्जनों लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग वो आए, और जब मैं ये सुनकर चौंक गया जब उनका सवाल होता था कि भाई साहब क्या आपकी इस वैन में हमारा मोबाइल फोन चार्ज हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए, ये तबाही का आलम है। यहाँ 3 दिन से बिजली नहीं है, जब बिजली नहीं है तो मोबाइल फोन चार्ज कैसे होंगे? यहाँ किसी तरह की कनेक्टिविटी नहीं है, किसी तरह की कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल फोन चल नहीं रहे हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। ऐसी सूरत में मैंने ये नंबर नोट किया। मैं इन साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं अपनी कोशिशों और अपनी सरहदों से बाहर जाकर इस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये एक बुनियादी समस्या है जो कि यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। देखिए, ये एक पुराना फलसफा है, जब संदेश मरते हैं तो आशंकाएं जन्म लेती हैं। जब आप लोगों तक अपना संदेश नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने सही सलामत होने का संदेश नहीं दे पा रहे हैं, तो आशंकाएं पनपती हैं और आशंकाएं पनपेंगी। यहाँ पर लोग, मेरे इर्द गिर्द दर्जनों लोग खड़े हैं जो सुरक्षित हैं, जो कैंप्स के अंदर हैं, लेकिन वो अपने घर वालों से किसी तरह का कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नवजोत, ये कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जिन्हें सरकारें राहत और बचाव कार्यों की जो प्राथमिकताएं हैं उनसे परे जाकर पूरा करना पड़ेगा सरकारों को। सिर्फ खाना देना, पानी देना, ये एक राहत बचाव कार्य है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें लोग फेस कर रहे हैं और शायद सरकारों को जिनका अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए, मैं आपको अब नंबर मैंने दे दिया है। जिस इलाके में वो फंसे हुए हैं, वो इलाके का नाम डिंग बोच करके वो इलाका है, जहां पर एक गांव है जहां पर ये फंसे हुए हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। कोशिश ये कीजिए कि हमारे कैमरा पर्सन एक एक की तस्वीर दिखा पाए। बातचीत भले ही ना हो पा रही हो, लेकिन IBN7 अगर आप लोग देख रहे हैं, कम से कम तस्वीरें देख लीजिए, पहचान लीजिए अपनों को। नीरज के आसपास जितने लोग खड़े हैं वो सब सुरक्षित है। तो कुछ परिवार हमारे साथ हैं,
कुछ ऐसे परिवार जो अपनों के इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसे परिवार जो कि इस त्रासदी को झेलते हुए, उसे देखते हुए वापस यहाँ पर पहुंचे। हम उनसे जान रहे थे, उनका दर्द जान रहे थे कि क्या है और क्या कुछ देख के वो वहाँ पर आए। इनके अलावा भी और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले नवीन कुमार जी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि परिवारों का दर्द आपने सुना, ये बताएं कि ये एक ऐसा दर्द है, अब चाहे वो बेटी का इंतजार कर रहे हो, चाहे वो उस मंजर को देख के आए हों, ये जहन से कभी नहीं जाएगा। और यकीन मानिए सोते जागते कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि कहीं यहाँ पर ऐसा ना हो जाए। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है नेपाल में, उसके पड़ोसी देशों पर तो इसका विशेष प्रभाव, खास करके आप देखें मास मीडिया के जितने साधन हैं और सोशल मीडिया है, ऐसी चीज़ों से इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली है उसका बहुत स्तर बढ़ा है। और जो रेगुलर इंटरवल पर जो अर्थक्वेक आया उसके कारण भी वो जो डर की भावना है व्यक्ति के अंदर में, ऑलरेडी एक फंडामेंटल फैक्ट होता है, हर एक आदमी के मन में एक डर की भावना होती है और उस डर को बार बार रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, यदि फिर दोबारा अर्थक्वेक आएगा, तिबार आएगा। और जो ऐसी मानवीय मानव ने जो ऐसी नेचुरल त्रासदी को कभी अभी तक लोगों ने इस हालिया वर्षों में देखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक अजीबोगरीब डर पैदा होती है आदमी के मन में, और इसको कम करने के लिए इतना आसानी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बार बार घटनाएं हो रही हैं। तो जिनके परिवारों के साथ ऐसी पीड़ा हुई है, जिन्होंने अपनों को खोया है, तो उनके लिए जो अभी एक मेडिकल सपोर्ट है, फिजिकल सपोर्ट से ज़्यादा तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। क्योंकि वैसे लोगों के एक सांत्वना देना मनोवैज्ञानिक स्तर पर कि जो प्राकृतिक त्रासदी थी उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, पर जो हम समाज के सहयोगी के तौर पर आपके लिए जो भी दर्द में हाथ बटा सकते हैं, क्योंकि देखिए फैमिली का जो मेंबर किसी ने खोया है तो उसको आप आसानी से काउंसलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फंडामेंटल उनके रिलेशनशिप की जो भी अपेक्षाएं हैं जीवन में, उनका एक बहुमूल्य अंग होता है। तो उसको एकाएक तो नहीं कर सकते हैं, पर एक इमीडिएट सपोर्ट और एक थोड़ा बातचीत करें और उनको ऐसी साइकोलॉजिकल मदद दी जाए कि नहीं कुछ ऐसी माइंड स्थिति डाइवर्ट करने की कोशिश किया जाए कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। यद्यपि ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट आपको इस पर बताएंगे कि इस पर हमारा सेल्फ हेल्प जो सरकार जैसे आप देखें पूरे बात में, लेकिन जो कम्युनिटी काउंसलिंग होता है इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत जरूरी। जैसे साइकोलॉजी के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारे स्टूडेंट्स वॉलंटियर हैं 5 दिन क्लास छोड़ करके नेपाल के शहर में जाए, कोई टॉर्च लेके जाए, कोई चार्जर लेके जाए, कोई बेसिक पुल, की मदद भी बिहार और यूपी से नेपाल का, ये दिखाना कि आप अकेले नहीं, हम सभी आपके साथ हैं। ये मानवीय त्रासदी को सिर्फ सरकार केंद्रित नहीं होकर के थोड़ा ये सरकार अपने लेवल पर कर रही है, लेकिन एक सोशल लेवल पर भी इसको करना जरूरी है। आप ही से मैं जानना चाहूंगी, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता था? देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सर कि जो साइको सोशल ट्रॉमा इसे कहते हैं, जिन्होंने जो फेस किया है, जिनके खुद के घर में मौत हुई है या घर उजड़ गए हैं, और ये मंजर देखने भर से भी जो वहाँ पे लोग बैठे, तो उसके लिए प्रॉपर कहते हैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, हम डिजास्टर मैनेजमेंट के उसमें कहते हैं कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी कि जो जहाँ पे ये सोशल वर्कर्स जो वहाँ हैं या रेस्क्यू वर्कर्स भी हैं, ये वो लोग भी कर सकते हैं, सो जो सांत्वना देना और समझाना। और दूसरी बात, इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा वो फिर भी उनकी मानसिकता पर रहेगा। और अंजलि जी, दिल्ली में मैंने देखा है कि एक बार अगर भूकंप आ जाए तो बहुत से लोग डरते हैं, रात में सोते नहीं, कईयों को तो फोबिया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके मन में तो एक जो कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कहते हैं ना, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनको। और दूसरी बात जो लॉन्ग टर्म की हम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभी जो सरकार से अगर इनको मदद में कोई कमी है, जो ये शिकायतें जैसे हम सुन रहे हैं इनकी, ये एक एंटी सोशल एटीट्यूड भी जगा सकती हैं इनमें से। ये मन में जो अनरेस्ट इनके हो रहा है, और स्पेशली जिनके रिश्तेदार सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि ना केवल भूख प्यास से, अगर मेडिकल एड की कमी है या किसी के सीरियसली इंजर्ड है, उससे डेथ होती है, तो ऐसा लगता है कि शायद सरकार की कहीं से कमी रही है। तो वो एक बहुत एंटी सोशल काइंड ऑफ एटीट्यूड जो होगा, वो उसके लिए भी एक साइकोलॉजिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई लोग ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी चले जाते हैं। भविष्य वक्ता विमल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। विमल सिंह जी, इसके बाद बहुत सारी अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है, जरा समझाइए और बताइए कि क्या हो सकता है आगे और क्या नहीं, क्योंकि लोग अफवाहों को
सच मानकर उसी पर यकीन करते जा रहे हैं। जैसे कल रात को ये खबर आई थी कि चांद उल्टा हो गया, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। नहीं, जो अफवाहें फैल रही हैं इस बारे में तो सबको एक ही चीज हम कहना चाहेंगे, अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास न करें। और जो सबसे जरूरी चीज है, कल रात सारे न्यूज चैनल पे एक खबर चल रही थी कि पटना में पूरा वहाँ के लोग जो हैं गांधी मैदान में आ गए हैं और 9 बजे करीब भूकंप आएगा। इसी तरह परसों भी एक खबर आई कि नासा की न्यूज है कि 3 बजे भूकंप आएगा। तो कल जब पटना की मैंने घटना देखी सारे न्यूज चैनल पे, तो तुरंत मैंने बिहार के मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन किया और मैंने ये बोला कि सबको एक चीज संदेश दिया जाए, कोई भी इस तरह का भूकंप अब नहीं आएगा। अब तो सबसे जरूरी चीज है कि अफवाहों का दौर खत्म होना चाहिए, इससे और भगदड़ मचती है, क्यास पैदा होता है, लोग जो है जो शांति से रह भी रहे उनके मन में भी बेचैनी आ जाती है। और जो एक चीज और भी इस भूकंप के बारे में हम कहना चाहेंगे, जो कि हम पहले से अंदेशा कर रहे थे और आगे तो और भी ज्यादा हम अंदेशा करते हैं, कि लोगों का जो आजकल एक जो सोच बन गई, जिस तरह से वो घर बनाते हैं, चाहे जो कुछ भी करते हैं, जहां भी घर बनाए कुछ भी करें, जो खुली मिट्टी होती थी पहले, आप अगर याद रखें, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, हर जगह, तो लोग कर क्या रहे हैं आजकल, जहां भी थोड़ा सा भी फुटपाथ दिखता है उसको प्लास्टर कर देते हैं। एक तो ये थोड़ा मुद्दे से हम दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं, थोड़ा वो प्लास्टर वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, मिट्टी खुली रखो, जमीन को भी सांस लेने की एक जगह होनी चाहिए। जो जमीन की सांस हम लोग खत्म कर रहे हैं, हर जगह कंक्रीट बिछा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। और हमको इस पूरे भूकंप से सारे देश को, सब लोगों को एक मैसेज लेना चाहिए कि भाई अब हम लोगों को कम से कम चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए तो एक दूसरी मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग उसके साथ बनेगी उसके बीच में पूरा गैप हो, जमीन छोड़े और जमीन में भी सिर्फ मिट्टी को छोड़े। ये नहीं कि वहां भी कंक्रीट बना दें, फुटबॉल ग्राउंड चाहे कुछ इस तरह का कर दें, कि कंक्रीट फुटबॉल ग्राउंड तो खैर मिट्टी होगी, कुछ भी इस तरह का कंक्रीट का काम ना करें। और एक जो सबसे जरूरी चीज, अफवाहों पे तो बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि अब इस तरह का कुछ भी नहीं है, खास करके उसका एक असर है नेपाल का पूरे हिंदुस्तान में। ये तो असर अभी दिख रहा है, अगर अभी हम लोग नहीं चेतेंगे तो इसका हम लोग के यहाँ भी मूल रूप वही है। और हर बस्तियां इतनी घनी होती जा रही हैं, आबादी, और उसी पे घर बनाते चले जाते हैं, और खास करके आर्किटेक्ट का भी लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जी विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने तो सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी काम भी किया है, ये बताएं कि अभी खबरें आ रही है बहुत से ऐसे इलाके, हालांकि सरकार भी कह रही है कि मुश्किल है वहां तक पहुंचना, तो ऐसे में क्या करना चाहिए वहां? अभी हम सुन रहे थे एक शख्स हैं जो कि हैदराबाद से, जिनकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, नेपाल में कंट्रोल रूम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, जो हेल्पलाइन है वो फंक्शनल हैं, जो हमारी एम्बेसी है वो उसमें मदद कर रही है। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि पहले 2-3 दिन जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए, और सड़कें जो हैं, शहरों की जो सड़कें हैं वो साफ होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, मैं कुछ चैनल पे देख रहा था कि बुलडोजर जो है वो घरों के ऊपर से, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी वो सर्च एंड रेस्क्यू के टाइम पे बहुत लोग हैं जो उसमें दबे हुए होते हैं और उससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक, चूंकि देखिए एनडीआरएफ की जितनी ये टीम है ये सब ट्रेंड लोग हैं, और ये कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू में बिल्कुल ट्रेंड हैं। 30-40 लोगों को अभी तक निकाल भी चुके हैं, बच्चों को निकाल चुके हैं। तो और नेपाल में भी एक क्षमता है, नेपाल में भी 100-150-200 आदमी हैं जो ट्रेंड हैं इसमें, तो उनको सबको अगर मिला करके ये काम शुरू, तो पहली चीज़ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हमको करना पड़ेगा तेज, और उसके साथ साथ सही तरीके से और जो रिलीफ है, चूंकि आप देखिए ना कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इसमें यूएन का एस्टिमेट है 6.6 मिलियन, 66 लाख आदमी अगर किसी देश में प्रभावित हो जाएंगे तो कितना बड़ा रिलीफ हमें करना होगा। और जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा वाली बात है वो बहुत मुख्य है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नेपाल रेड क्रॉस में वहाँ के वॉलंटियर्स को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। बिल्कुल। तो काउंसलिंग जो है, ऐसा कुछ नहीं कि सब चीज़ हम लोग यहीं से भेजेंगे, वहाँ पे भी बहुत क्षमता है जिसको ठीक प्रकार से यूज करना चाहिए। ठीक है। अंजलि जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बहुत ऐसे इलाके हैं दूर दराज के जहां तक मदद नहीं पहुंच रही, ऐसे में बहुत मुश्किल, वाकई मुश्किल होता है कि वहां तक एड पहुंचाई जाए, तो उन इलाकों में किस तरीके से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन, किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है? देखिए, वहाँ अब सिर्फ हेलीकॉप्टर सेवा पहुंच सकती है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं सड़कें टूट गई हैं और पुल टूट गए हैं, तो वहाँ पहुंच पाना ही अब नामुमकिन हो गया है।
तो वैसे वहाँ पे इनके यहाँ पे तो केबल्स भी यूज़ होते हैं एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो या अब सिर्फ हेलीकॉप्टर्स ही पहुंचा सकते हैं और लोगों को वहाँ से वहाँ पे भी राहत मिलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनका कट ऑफ होने से तो उनकी सप्लाईज ही सारी कट ऑफ हो गई हैं, खाने की, पानी की, और जो एकदम ज़रूरी मेडिकल सप्लाईज हैं कुछ उनके वहाँ तक नहीं पहुँच रही। बिल्कुल, विमल सिंह जी भी मौजूद है। विमल सिंह जी, अब अफवाहों का जो बाजार गर्म है, कैसे बचा जाए, इससे क्या करना चाहिए अब लोगों को, क्योंकि उत्तर भारत में भी उतना ही डर है जितना नेपाल में है अब लोगों में? अफवाहों पे तो बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि अब इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं बनने वाली है। और जो सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में तो एक डर बना रहेगा, और जो एक बार हल्का सा हिलने का भी अनुभव कर लेता है तो एक मानसिक रूप से तो वो थोड़ा सा विचलित तो रहेगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप उससे बाहर निकल करके लेट लें, लेकिन अब इस तरह की कोई स्थिति, कोई इस तरह की चीज अब होगी नहीं। और एक जो भय है, भय जरा आप समझा पाए कि आने वाले समय में कैसी स्थिति रह सकती है? नहीं, आने वाले समय में हम खास करके अगर हम उत्तर भारत की बात करें, नेपाल में तो जो बहुत बड़ी त्रासदी है, नेपाल पे जो होना था ईश्वर का एक कहर है एक तरह से कह लें, लेकिन उत्तर भारत में तो अब इस तरह का कुछ नहीं, लेकिन अब फिलहाल कुछ वर्षों तक नहीं है, लेकिन हम लोग को चेतने की जरूरत है। और इस समय फिलहाल अफवाह पे ध्यान न दें, जो व्हाट्सएप का सर्कुलेशन होता है, ये जो मैसेजेस आते हैं, चाहे टीवी पे भी कई बार, कल मैंने जैसे देखा कि पूरे गांधी मैदान में लोग आके खड़े हो गए, तो मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन किया। तो सबसे जो जरूरी चीज है, इसमें अफवाहों पे ध्यान न दें, और एक चीज जरूर करें, अगर आप घरों में रह रहे हैं, बहुत आपको डर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो एक जो सबसे बड़ी जो चीज है, खास करके कोई भी लकड़ी का फर्नीचर हो, स्टूल हो, कोई पुरानी लकड़ी हो, मजबूत टेबल हो, कुछ भी हो, तो वो जरूर रखें अपने साथ में, क्योंकि लकड़ी में इतनी क्षमता होती है, कई बार जिस तरह से कभी बिल्डिंग का कुछ होता है तो लकड़ी काफी लोड ले लेती है। अगर वो सूखी हुई लकड़ी हो तो आप अपने टेबल के नीचे मतलब एक अपने को मानसिक रूप से तैयार करें कि अगर कुछ भी इस तरह का होगा तो हम कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम टेबल के नीचे बैठ जाएंगे, भागने का अगर मौका नहीं मिलता है तो उसमें काफी सुरक्षित आदमी महसूस कर सकता है। थोड़ा लकड़ियों पर ध्यान दें, क्योंकि लोहे का इसमें कोई भरोसा नहीं लगता, उसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। अंजलि जी, और एक चीज और भी है, ब्रेक लेना है, मैं वापस लौटूंगी विमल जी आपके पास। अंजलि जी का एक अफवाहों का काउंटर यही है कि वैज्ञानिक रूप से ये होता है कि अगर भूकंप का जो गहराई है कम है, जो कि इस भूकंप की है, तो उसमें आफ्टर शॉक्स ज्यादा रहते हैं। जो बहुत गहरे भूकंप होते हैं उनमें आफ्टर शॉक्स कम होते हैं। तो जनता को ये बताना जरूरी है कि क्यों इतने आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, कितने अधिक आफ्टर शॉक्स आए हैं इसमें। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने बताई कि ये जो डर निकालने के लिए और अफवाहें को भी अगेन काउंटर करने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। ये पॉजिटिव तरीका है उसको काउंटर करने का, कि क्योंकि ये जो भूकंप संभावित इलाके जो हैं वहाँ के लोग अगर आज तक नहीं किए थे तो क्यों ना वो अब इस टाइम में अपने यहाँ पे ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करें, मॉक ड्रिल करें, या जैसे वो बता रहे हैं तैयारी करें और अपने घर का एक फैमिली डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएं। यही टाइम है बैठकर बनाएं, और डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मदद लें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेकर इस वक्त इनको अपनी इमरजेंसी किट, सेफ्टी किट्स, ये सब क्यों ना तैयार करें, क्योंकि आज तक नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल, सबक लेना चाहिए इस तरह के हादसों से, और अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए बातचीत भी जरूरी है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा उतनी ही जरूरी है। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत, लगातार आते एक के बाद एक भूकंप के झटके। डर तो लग जाएगा ना, वहाँ पर बैठने के घर पर जाएगा तो बहुत डर लगता है। यहाँ पर तो ठीक है। यहाँ जो काठमांडू है वहाँ पे स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। स्कूल बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, घर जाने से डर लगता है। सिर्फ खुले मैदान में लोग टेंट की आड़ में वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। नीरज हमारे संवाददाता वहाँ से जुड़ रहे हैं। नीरज लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं वहाँ के हालात कैसे हैं। नीरज, बात जब आप करते हैं लोगों से, क्या कह रहे हैं लोग वहाँ पर? देखिए नवजोत, यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताएंगे सर कि किस तरह की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं यहाँ पे? किस तरह की दिक्कतें आपको यहाँ आ रही है? आप यहाँ राहत कैंप में हैं।
अभी तो ठीक ही है, अच्छे है। आप सर कुछ अभी यहाँ पानी नहीं है जी, खाने का लिए कुछ नहीं है, कोई भी तिरपाल अच्छी तरह से दिया नहीं है। गवर्नमेंट को जितना भी एड आता है वो अपने आप जेब में रखता है। आप मैडम कुछ बताना चाहेंगी क्या, किस तरह की आप यहाँ पर दिक्कतें आपको आ रही हैं? इधर कुछ नहीं है, पानी की समस्या है, सब लोग से तिरपाल का है, ये तिरपाल चाहिए, मतलब लोग को, मतलब सब किसी के पास तो नहीं होता है, हम लोग खरीदने भी जाएंगे, पैसा होगा हाथ में तो पैसा है लेकिन सामान नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल। तो नवजोत ये बुनियादी समस्याएं, देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनके पास पैसे हैं लेकिन खरीदने के लिए जो उनकी ज़रूरत का सामान है वही मौजूद नहीं है, और यहाँ रात के वक्त अच्छा खासा जो तापमान है वो गिर जाता है, ठंड हो जाती है। ऐसी सूरत में लोगों को सोने के लिए अगर तिरपाल मुहैया नहीं होगी, ओढ़ने के लिए कुछ चादर मुहैया नहीं होगी, तो फिर बाकी तमाम राहत उनके लिए बेकार हो जाती है। पानी की समस्या, खाने की समस्या, इन बुनियादी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और फिर इससे आगे हम आते हैं, वो जो बात हम कर रहे थे, मोबाइल फोन का चार्ज होना और इंटरनेट कनेक्शन का ना होना, वो तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। जी नवजोत, बहुत शुक्रिया नीरज आपका और तमाम खास मेहमानों का। शौर्य जी, मैं आपको खास तौर पर कहना चाहूंगी, आपका संदेश, मैसेज हमारे संवाददाता नीरज ने टेलीफोन नंबर नोट कर लिया है। पूरी कोशिश करेंगे, हमारे और भी रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से अगर आपकी बेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे पाए। IBN7 हर पल आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।